हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए इन पर ध्यान दें। हमारा पहला सवाल है, किस देश ने फतह 2 नामक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, ध्यान दीजिए इस पर, फतह 2 नाम की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ईरान। आप देख सकते हैं यहां पर। इसके बारे में आइए हम थोड़ा जान लेते हैं। ईरान ने हाल ही में 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं, जिसमें हाइपरसोनिक फतह 2 भी शामिल है, जो इजराइल की हवाई सुरक्षा को निशाना बना रही है। फतह 2 ईरान की पहली घरेलू हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, ध्यान दीजिए, पहली घरेलू हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह का नया संस्करण है, जिसका फारसी में अर्थ विजेता होता है। इसमें एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एचजीवी वारहेड है, जो हाइपरसोनिक गति से पैंतरेबाजी और ग्लाइड कर सकता है। मिसाइल एक लिक्विड फ्यूल रॉकेट प्रोपोलेंट का उपयोग करती है, जिससे इसका इंजन थ्रस्ट का फोर्स और एडजस्ट कर सकता है। हमारा दूसरा सवाल है, आइए इस पर ध्यान दें। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2024, वन्य जीव सप्ताह 2024 कब मनाया जाएगा? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1 से 7 सितंबर, ऑप्शन बी 2 से 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 से 16 नवंबर, ऑप्शन डी 20 से 26 दिसंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 से 8 अक्टूबर। आप यहां ध्यान देकर देख सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2024 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया, जिसका विषय था हमारी प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा। यह आयोजन पहली बार 1957 में मनाया गया था, जो वन्य जीव दिवस से विकसित हुआ था, जिसे साल 1955 में मनाया गया था। इसकी स्थापना 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। वन्य जीव सप्ताह तब से एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है, जो संरक्षण को बढ़ावा देने और भारत की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करने पर केंद्रित है। आप यहाँ कुछ बातें ध्यान दीजिएगा। यह आयोजन जो पहली बार साल 1957 में मनाया गया था, और यह किससे विकसित हुआ था? ये वन्य जीव दिवस से विकसित हुआ था। किस वन्य जीव दिवस से? जो साल 1955 में मनाया गया था। तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान दीजिएगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए निजुत मोइना योजना, ध्यान दीजिए इस योजना पर के नाम पर निजुत मोइना योजना शुरू की है? हमारे पास चार ऑप्शन है। असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। आप यहां देख सकते हैं, असम सरकार ने बाल विवाह से निपटने और छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करने के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है। इस योजना के तहत मासिक वजीफा दिया जाता है। कक्षा 11-12 के लिए 1000 रुपए, डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए 1250 रुपए और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए 2500 रुपए। योग होने के लिए छात्रों को नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना चाहिए, अनुशासन का प्रदर्शन करना चाहिए, परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए और स्नातकोत्तर को पूरा करने तक विवाह को टालना चाहिए। इस पहल का उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाना और असम में शिक्षा को बढ़ावा देना है। ये असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा जी हैं।
हमारा चौथा प्रश्न है, शिगेरू इशिबा को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? ध्यान दीजिए इस नाम पर, शिगेरू इशिबा। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी मैक्सिको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापान। आइए हम जानते हैं थोड़ा। शिगेरू इशिबा को जापानी संसद के निचले सदन द्वारा अनुमोदन के बाद सम्राट नारुहितो द्वारा जापान के 102वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 67 वर्षीय इशिबा फूमियो किशिदा की जगह लेंगे, जिन्होंने राजनीतिक घोटालों के कारण इस्तीफे दे दिए थे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी, जिसने 1955 से लगभग लगातार जापान पर शासन किया है, ने 27 अक्टूबर 2024 को इशिबा को अपना नेता चुना। जापान की इस पार्टी का आप नाम दीजिएगा, इस पार्टी को बहुत ध्यान दीजिएगा, एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। देखिए इसने 1955 से लगभग लगातार जापान पर शासन किया है। 27 अक्टूबर 2024 को इशिबा को अपना नेता फिर से चुन लिया गया है इस पार्टी द्वारा। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस दिन को विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 अक्टूबर। ये देखिए ऑप्शन बी। आइए इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये कपास है। कपास के वैश्विक महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। यह दिन कपास किसानों और कपास उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। कपास का उपयोग न केवल वस्त्रों में बल्कि पशु आहार, चिकित्सा आपूर्ति और खाद्य तेल के लिए भी किया जाता है। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। हमारा छठा प्रश्न है, किस संगठन ने राष्ट्रीय कृषि संहिता एनएसी, राष्ट्रीय कृषि संहिता, आप ध्यान दीजिएगा इस पर, तैयार की है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, ऑप्शन बी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर, ऑप्शन सी भारतीय मानक ब्यूरो, या ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो, ध्यान दीजिएगा इस पर। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस राष्ट्रीय भवन और विद्युत संहिताओं के समान एक राष्ट्रीय कृषि संहिता एनएसी विकसित कर रहा है। एनएसी फसल चयन से लेकर कटाई के बाद के कार्यों तक पूरे कृषि चक्र को कवर करेगा। इसके दो भाग होंगे, सभी फसलों के लिए समान सिद्धांत और धान, गेहूं, तिलहन और दालों के लिए फसल विशिष्ट मानक। इसका उद्देश्य कृषि में किसानों, विश्वविद्यालयों और अधिकारियों का मार्गदर्शन करना है। एनएसी कृषि में इनपुट प्रबंधन, स्थिरता, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और आईओटी को संबोधित करेगा। यह भारतीय कृषि में गुणवत्ता मानकों, निर्णय लेने और क्षमता निर्माण का समर्थन करेगा। आइए हम सातवें प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। चेचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? ये चेचू जनजाति के लोग हैं, आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के नल्लामाला जंगलों में
ध्यान दीजिए, नल्ला माला जंगलों में रहने वाली तेलुगु भाषी जनजाति चेचू। आप इन 3 चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा, इन 3 चीजों पर। क्या ये आंध्र प्रदेश के नल्ला माला जंगलों में रहती हैं, तेलुगु भाषी हैं, और इस जनजाति का नाम है चेचू जनजाति। आधुनिकीकरण के कारण मनरेगा के तहत घटते काम से जूझ रही हैं। वे एक अनुसूचित जनजाति हैं और आधुनिकता को अपनाए बिना अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखा है। चेचू पेटा नामक छोटे गांव में रहते हैं। ये इनका स्थान भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। और न्यूनतम आय के लिए फल, कंद, शहद और इमली जैसे वन उत्पाद इकट्ठा करते हैं। वे शिकार के लिए धनुष, तीर और चाकू पर निर्भर रहते हैं। गांव के बुजुर्ग इन्हें पेद्दामनिशी कहा जाता है। सामाजिक मामलों में अधिकार रखते हैं। चेचू का श्रीशैलम मंदिर से संबंध है और उन्हें वहां विशेषाधिकार प्राप्त है। आइए हम अपने अगले प्रश्न के विषय में चर्चा करते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, समाचारों में दिखी नीग्रो नदी किस नदी की सहायक नदी है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नाइजर नदी, ऑप्शन बी जाम्बेजी नदी, ऑप्शन सी अमेजन नदी, ऑप्शन डी नील नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अमेजन नदी। अमेजन की एक मुख्य सहायक नदी नीग्रो नदी हाल ही में 122 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। यह अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। पूर्वी कोलंबिया से निकलकर यह कोलंबिया, वेनेजुला, ब्राजील से होकर मानोस में अमेजन से मिलती है। नदी लगभग 1400 मील तक फैली हुई है, जिसमें से 850 मील ब्राजील में है। विघटित कार्बन पदार्थ और टैनिन के कारण नदी का नाम नीग्रो रखा गया था। यह दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैक वाटर नदी है। सेंट्रल अमेजन इकोलॉजिकल कॉरिडोर एक विशाल संरक्षित क्षेत्र इसे घेरे हुए है। हमारा 9वां प्रश्न है, पाटर वाप्स की नई प्रजाति इसमें सियांगेसिस किस पूर्वोत्तर राज्य में खोजी गई? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। कीट विज्ञानियों ने अरुणाचल प्रदेश में पाटर ततैया की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम स्यूमेनस सियांगेसिस है। यह उप परिवार यूमेनियाई के अंतर्गत स्यूमेनस जीनस से संबंधित है और मुख्य रूप से ओरिएंटल क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा क्षेत्रों को। ये एकाकी ततैया अपने लार्वा से छोटे बर्तन जैसे मिट्टी के घोंसले बनाते हैं। भारत में इस जीन्स की केवल एक अन्य प्रजाति की सूचना मिली है। इसे स्यूमेनस सियांगेसिस देश की ततैया विविधता में एक महत्वपूर्ण वृद्धि बन गई है। यह प्रजाति ऊपरी सियांग जिले में पाई गई थी और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी के नाम पर रखा गया था। 30.2 मिलीमीटर लंबाई में इसकी अनूठी विशेषताएं हैं और यह कैटरपिलर और कीड़ों को खाकर कीटों की आबादी को नियंत्रित करने की में भूमिका निभाती है। इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त हुए। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लाते रहेंगे। धन्यवाद।